नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, पूछे 3 सवाल, कहा खोखले भाषण देना बंद कीजिए। खबर में आगे जिक्र होगा क्या कांग्रेस 1 लाख चलो की तैयारी में, कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल नहीं हुए तेजस्वी यादव। खबर में आगे जिक्र होगा कि 2027 में बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी, सपा चीफ अखिलेश यादव ने कर दी इसको लेकर भविष्यवाणी। आगे आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के सवाल को संजय राउत ने बताया जनता की आवाज़, बोले पाकिस्तान पर नहीं कर सकते भरोसा। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी जाएंगे पूछ, पाकिस्तान की गोलाबारी में पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, पूछे 3 सवाल, कहा खोखले भाषण देना बंद कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन मेरे अंदर लहू गर्म बहता है। उन्होंने कहा कि मोदी की नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। दोपहर में भाषण के दौरान पीएम ने कहा कि 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले का बदला सेना ने 22 मिनट में लिया। पाकिस्तान और आतंकियों ने देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो क्या होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया गया है। इसके बाद राहुल गांधी ने गुरुवार शाम को एक्स पर एक पोस्ट किया और इसमें उन्होंने लिखा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से 3 सवाल पूछे और लिखा कि आप सिर्फ इतना बताइए कि नंबर 1, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। नंबर 2, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। और नंबर 3, कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। क्या आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में कहा कि गोलियां पहलगाम में चली थी लेकिन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। उसके बाद यहां पर राहुल गांधी ने ये प्रतिक्रिया दी है। आप क्या मानते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या कांग्रेस 1 लाख चलने की तैयारी में, कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल नहीं हुए तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस 1 लाख चलो की तैयारी में है। दरअसल महागठबंधन में एक साथ होने के बावजूद दोनों के बीच तालमेल की कमी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर जहां आरजेडी ने तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे पर टाल मटोल करती दिख रही है। महागठबंधन की दिल्ली के अलावा पटना में कई बार हुई मैराथन बैठक के बावजूद भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित नहीं किया गया है। उधर कन्हैया कुमार की बिहार में हुई यात्रा में आरजेडी के एक भी नेता शामिल नहीं हुए। ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि आखिर कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है। क्या कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है या फिर बिहार में कांग्रेस 1 लाख चलो की राह अपनाना चाहती है। इसके साथ ही सियासी गलियारे, हाल के दिनों में जो सियासी घटनाक्रम हुए हैं उसे देखकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच चल रही सियासी खींचतान माना जा रहा है। राज्य में माई बहन मान योजना पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच श्रेय लेने की होड़ मची है। कारण कि कांग्रेस जिस तरह से बिहार में आगे बढ़ रही है उससे कई संकेत मिल रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2027 में बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी, सपा चीफ अखिलेश यादव ने इसको लेकर कर दी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 2027 में बीजेपी को प्रदेश की सत्ता से बाहर करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार न नौजवानों को नौकरी दे सकी, न किसानों मजदूरों को राहत, और अब जनता ने भी तय कर लिया है कि वो 2027 में बदलाव लाएगी और पीडीए की सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने 1,93,000 शिक्षक पदों की भर्ती का केवल जुमला छोड़ा, जबकि नौकरियों की कोई ठोस योजना नहीं दिखाई दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जितनी संख्या में भर्ती की बात की गई उतने ही युवाओं की उम्मीद भी टूट गई। उन्होंने एक गणना प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि हर पद पर औसतन 75 अभ्यर्थी होते तो लगभग 1.25 करोड़ लोग प्रभावित होते और इनके साथ परिजनों को जोड़े तो ये संख्या 4 करोड़ से अधिक हो जाती और यही वोटर्स 2027 में बीजेपी की हार का कारण बनेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के सवाल को संजय राउत ने बताया जनता की आवाज़, बोले पाकिस्तान पर नहीं कर सकते भरोसा। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवालों का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं वो देश के 140 करोड़ लोगों के मन की बात है। संजय राउत ने कहा कि राहुल
राहुल गांधी ने पूछा है कि पाकिस्तान पर भरोसा क्यों करें। ये सवाल गलत कैसे हो सकता है। पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिर्फ भाजपा के ट्रोलर्स को ही शायद ये सवाल नहीं समझ आता। संजय राउत ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि ट्रंप से भारत को क्या फ़ायदा हुआ। ट्रंप ने तो भारत को नुकसान ही पहुंचाया। हमारा आतंकवाद के खिलाफ युद्ध ज़मीन हड़पने के लिए नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए था। हमने पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म करने के लिए लड़ाई शुरू की थी, लेकिन ट्रंप ने हमारा साथ देने के बजाय नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी का ये सवाल जनता की आवाज़ है। अगर राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा है तो मैं समझता हूं कि जनता के मन की बात है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान की गोलीबारी से पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने राहुल गांधी जाएंगे पूछ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पूंछ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और वहां सैन्य कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी से पीड़ित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी 24 मई को जम्मू कश्मीर के पूंछ इलाके के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो पूंछ क्षेत्र में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी के पीड़ित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने सीमा पार गोलीबारी से प्रभावित इलाकों का किया दौरा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी का शिकार हो रहे जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यहाँ के लोगों को लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलीबारी का सामना करना पड़ रहा है और इस स्थिति में सरकार को कुछ अहम कदम उठाने चाहिए। सांसद सागरिका घोष ने कहा कि यहाँ के लोग चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। इन लोगों का जीवन संकट में है और पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी थम नहीं रही है। अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं जिन्हें उपचार भी नहीं मिल पाया है, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। व्यवस्थाओं को नाकाफ़ी बताते हुए उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये लोग सुरक्षित क्यों नहीं हैं, इनके पास बंकर क्यों नहीं हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को हर रोज़ पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी का सामना करना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुकेश सहनी ने सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली में फूका चुनावी बिगुल। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार पर बोला हमला और कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी आरा पहुंचे, जहां एक निजी रेस्टोरेंट में सरकार बनाओ अधिकार पाओ कार्यक्रम का आयोजन किया। यहां मुकेश सहनी के पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान मुकेश सहनी को रथ से लाया गया। और दोस्तों आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मुकेश सहनी बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला और कहा कि जिस समय का हम लोग इंतज़ार करने वाले थे वो समय अब आ गया है। 4 महीने में बिहार का चुनाव होने वाला है। आप और हमने एक सपना देखा है कि इस आज़ाद भारत में आप सर उठाकर जिएंगे। इस आज़ाद भारत में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सर उठाकर जिएं। इसके लिए मात्र 2 कदम आपको करना है, 2 काम करना है। आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कीजिए। ये देश पहले गुलाम था, इसके बाद हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से 150 सालों तक लड़ाई लड़ा। हज़ारों की संख्या में लोग शहीद हुए और उसके बाद देश आज़ाद हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द। 20 साल पुराने मामले में मिली थी सजा। राजस्थान से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा से भाजपा के विधायक कंवर लाल मीणा को कोर्ट द्वारा सजा के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया है और ये कार्रवाई करीब 20 साल पुराने एक मामले में उनकी दोष सिद्धि और इस महीने की शुरुआत में आत्मसमर्पण के बाद हुई है। आपको बता दें कि 12 जिले की अंता सीट से विधायक रहे मीणा ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली और कोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता समाप्त करने का फैसला लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गवर्नर को 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश, सामने आएगा आरएसएस नेता का नाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में एक आरएसएस नेता का नाम भी शामिल है और इसके साथ ही सीबीआई ने चार्जशीट में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक समेत कई बड़े अधिकारियों और कंपनियों के नाम शामिल हैं। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला दावा स्वयं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया था। उन्होंने कहा था कि 2018 से 19 के बीच जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब उन्हें इस परियोजना से जुड़ी 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी और इसमें एक फाइल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक नेता की थी।
गवर्नर पद से हटने के बाद किए गए मलिक के इस दावे के बाद अप्रैल 2022 में सीबीआई ने आधिकारिक रूप से जांच शुरू की थी और इस मामले में सीबीआई ने अनिल अंबानी की रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और CVPPL के अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए। इसके साथ ही कई जगह छापेमारी कर तलाशी अभियान चलाया और इसमें सत्यपाल मलिक के घर की तलाशी भी शामिल है। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सिर्फ बहाना, बंगाल के साथ की गई साजिश, IPL फाइनल का बदला वेन्यू तो TMC ने बीजेपी पर लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, IPL 2025 का फाइनल ईडन गार्डन्स स्टेडियम की जगह अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। BCCI के इस फैसले के बाद राजनीति गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अरूप विश्वास ने वेन्यू बदलने को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कोलकाता से किसी राजनीतिक कारण से स्थानांतरित कर दिया गया है। वहां पर बंगाल क्रिकेट प्रेमियों को क्यों वंचित किया जा रहा है। बंगाल सरकार के मंत्री अरूप विश्वास ने पूछा कि बंगाल में जो क्रिकेट के प्रेमी हैं उनको ये देखने से क्यों रोका जा रहा है। TMC नेता ने केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने सुरक्षा हवाला देते हुए CM ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। अरूप विश्वास ने कहा कि सुकांत मजूमदार ने ट्वीट किया कि सुरक्षा कारणों से फाइनल को स्थानांतरित किया गया, जबकि BCCI का कहना है कि खराब मौसम की वजह से यह फैसला लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सारी हदें पार कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने ED को लगाई फटकार, जारी किया नोटिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम पर छापेमारी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही कहा कि ED सभी सीमाएं लांघ रहा है। CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने ED की कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की और 3 बार दोहराया कि एजेंसी अपनी सीमाएं लांघ रही है। सरकारी शराब विक्रेता पर ED की छापेमारी के बाद कार्रवाई पर रोक लगाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ED अपनी सारी सीमाएं लांघ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विधि अधिकारी ने आदेश का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला 1000 करोड़ रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार से जुड़ा है और ED कम से कम इस मामले में सीमाएं पार नहीं कर रहा है। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अमितानंद तिवारी की दलीलों पर गौर किया कि राज्य ने स्वयं 2014 से शराब की दुकानों के लाइसेंस आवंटन से संबंधित मामलों में 40 से अधिक FIR दर्ज की है और अब ED ने भी इसमें हस्तक्षेप करते हुए TSMC पर छापेमारी की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गठबंधन को मिला पॉलिटिकल माइलेज, साथ आई बड़ी पार्टी, दूसरे दलों की बढ़ेगी धड़कन। बिहार चुनाव 2025 से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। महागठबंधन के साथियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। बहुत जल्द अंतिम निर्णय हो जाएगा। गुरुवार को स्थानीय परिसदन में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद प्रिंस राज पासवान ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में घूम घूम कर जिले के साथियों के साथ बैठक कर संगठन विस्तार और पार्टी की मजबूती को लेकर आवश्यक निर्देश दिया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान, विकास, बेहतरी के लिए हम दृढ़ संकल्पित। नीतीश सरकार पर जमकर बरसे तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याएं एवं मांगों को ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान, विकास, बेहतरी और कल्याण के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार हमारे कार्यकाल में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर इस वर्ग का नुकसान कर रही है। अति पिछड़ा, पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों की लाखों नौकरियां बीजेपी द्वारा सातिराना तरीके से छीनी जा रही है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने के लिए हम सरकार को मजबूर करेंगे। इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर चौपट हो चुका है। पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाती और निर्दोष को पकड़कर पीट रही है। और उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया और उन्हें भी पीटने का काम किया गया। इस मामले को मानवाधिकार में लेकर जाने की भी उन्होंने बात कही है। हाल ही के दिनों में उन्होंने पटना के एक सरकारी अस्पताल में कथित तौर पर एक मरीज के पैर पर चूहे के काटने की घटना पर भी तंज कसा और कहा कि सरकार चूहों को पकड़ नहीं पाती है तो अपराधियों को क्या पकड़ेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिंदुओं की मोक्ष, इस्लाम में वक्फ, सुप्रीम कोर्ट में आध्यात्मिक तर्कों की गूंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गुरुवार को एक दिलचस्प संवाद इसमें सामने आया। केंद्र सरकार के उस तर्क पर कि वक्फ केवल दान है और इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इस पर यहाँ पर जबरदस्त चर्चा हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने विरोध करते हुए कहा कि वक्फ ईश्वर को समर्पण है, पर लोग के लिए ये केवल समुदाय के लिए दान नहीं बल्कि ईश्वर के लिए समर्पण है और इसका उद्देश्य आत्मिक लाभ है। सिब्बल के इस तर्क पर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि हिंदुओं में मोक्ष की अवधारणा है। उनके साथ जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने भी सहमति जताते हुए कहा कि ईसाई धर्म में भी स्वर्ग की आकांक्षा होती है। केंद्र के दावे को चुनौती देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि वेदों के अनुसार मंदिर हिंदू धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, हिंदू धर्म के लिए अनिवार्य अंग नहीं है। वहाँ तो प्रकृति की पूजा करने का प्रावधान है। अग्नि, जल, वर्षा, पर्वत, समुद्र सभी देवता हैं। कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि इस्लाम के कुछ मूल सिद्धांतों के मुताबिक भी वक्फ ईश्वर को समर्पित करना है, पर लोग के लिए एक बार वक्फ हमेशा वक्फ ही रहता है। मुख्य न्यायाधीश ने इस दौरान ये भी कहा कि दान तो हर धर्म का मूल तत्व होता है और सभी धर्म में ईश्वर या समाज के लिए दान करने की परंपरा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं पीएम मोदी। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, युद्ध विराम क्यों? जी हाँ दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करने की जरूरत थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर युद्ध विराम क्यों कर लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से डरते हैं। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान की पिटाई होनी चाहिए थी तब ट्रंप के कहने पर युद्ध विराम क्यों कर लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उन्होंने कराया है, जिससे भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजना निरर्थक कवायद, ट्रंप के दावे पर संसद में जवाब दे प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयान को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुप्पी साधने के बजाय संसद का विशेष सत्र बुलाकर सदन के पटल पर स्पष्टीकरण देना चाहिए तथा सभी दल के नेताओं से भी बातचीत करनी चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि सांसदों के प्रतिनिधिमंडलों को विभिन्न देशों के दौरे पर भेजना दिखावे की निरर्थक कवायद है और फिलहाल ये ज़रूरी है कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को रोके जाने से जुड़े सवालों का सरकार जवाब दे तथा सांसद के एक सामूहिक संकल्प दुनिया के सामने रखा जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ये दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव को व्यापार समझौते के जरिए सुलझाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार जब तक मारे नहीं जाते, ऑपरेशन सिंदूर अधूरा। संजय राउत ने प्रतिनिधिमंडल को लेकर भी उठाए सवाल। जहां दोस्तों, शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार आतंकियों का सफाया नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि हमले के दोषियों को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कई सवाल पूछे। मीडिया से बातचीत में राउत ने पहलगाम के गुनहगारों का जिक्र किया। बोले, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया। 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की गई। हमारे मन में एक सवाल बना हुआ है कि जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया वो कहाँ गए, सरकार ने उनके खिलाफ क्या किया। संजय राउत ने आगे कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान को जवाब दिया। कुछ दिन दोनों देशों के बीच तनाव भी रहा, लेकिन फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री से सीज फायर की घोषणा हुई। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार सांसदों को विदेश यात्रा पर भेज रही है। अच्छी बात है, भेजा जाना चाहिए, लेकिन 1 महीने पहले पहलगाम आतंकी हमले को हो चुके हैं और एक सवाल का जवाब तो केंद्र सरकार को देना चाहिए कि वो आतंकवादी कहाँ गए जिन्होंने पहलगाम में हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक पूरा नहीं होगा जब तक 6 आतंकवादियों का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए भारत से विदेश भेजे जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कांग्रेस के विरोध पर उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी भी सरकार पर ही है। सरकार ने जिस तरीके से ये प्रतिनिधिमंडल गठित किया है वो एक तरह से विपक्ष में फूट डालने की कोशिश है। आपको एक लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीआईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, झूठी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में भारतीय युवा कांग्रेस की शिकायत पर बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कथित रूप से झूठी जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार हाई ग्राउंड थाने में भारतीय युवा कांग्रेस की
विधिक इकाई के प्रमुख श्रीकांत स्वरूप BN की शिकायत पर मंगलवार को दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 192 और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि धारा 192 दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना और धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना का मामला है। इसी के साथ आपको बता दें कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मालवीय और गोस्वामी ने आपराधिक मंशा से प्रेरित होकर गलत सूचना का प्रसारण किया और तुर्की के इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यालय बताकर झूठी जानकारी दी। स्वरूप ने कहा कि ये कृत्य आपराधिक मंशा से भारतीय जनता को गुमराह करने, एक प्रमुख राजनीतिक दल की छवि को धूमिल करने, राष्ट्रवादी भावनाओं से खिलवाड़ करने, सार्वजनिक अशांति फैलाने और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव का ओपिनियन पोल का रिजल्ट। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के रूप में पहली पसंद, नीतीश कुमार पर महिलाओं का भरोसा कायम।